हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग मेंटल की सफलता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। मेंडल ने अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में कुछ अलग काम किए और इस कारण वह काफ़ी सफल हुए। तो आज के वीडियो में हम लोग मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। मेंडल एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान दिया। इसमें से हम एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहले मेंडल की कार्यविधि या मैकेनिज्म। कार्यविधि का मतलब कि उन्होंने कार्य को किस तरीके से किया। तो मेंडल की कार्यविधि में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसमें जो पहला बिंदु है, एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे पर प्रयोग किए और उन्होंने एक समय में एक पौधे के एक या दो लक्षणों का अध्ययन किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक समय में सिर्फ एक या दो लक्षणों को ध्यान में रख करके अपना प्रयोग किया और यह उनकी सफलता का एक कारण था। अब एक लक्षण लेने का क्या अर्थ है? एक लक्षण लेने का अर्थ यह है कि जैसे अगर हम किसी पौधे के बहुत सारे लक्षणों को लेकर के प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो है हम हर एक चीज़ के बारे में ध्यान नहीं रख पाएंगे। लेकिन मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे के एक लक्षण को एक समय में ध्यान में रख करके प्रयोग किया और इस प्रकार से एक लक्षण को ध्यान में रखना आसान होता है, उसकी वंशागति का अध्ययन करना आसान होता है। तो इस प्रकार से इनकी कार्यविधि में इनका जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु था कि एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन इन्होंने किया। इसके बाद दूसरा जो इनकी कार्यविधि का जो बिंदु था वह यह था कि प्रयोगों का F1 तथा F2 पीढ़ियों तक अध्ययन। तो F1 और F2 का मतलब क्या है? F का मतलब होता है फिलियल। और मेंडल ने क्या किया कि जो प्रयोग किया उस प्रयोग को एक पीढ़ी के पौधों में देखा और उसके बाद फिर उसको अगली पीढ़ी के पौधों में देखा। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जब मटर के एक लंबे और बौने पौधे का आपस में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में उनको जो पौधे मिले उन पौधों का फिर से उन्होंने क्रॉस करके F2 पीढ़ी में अध्ययन किया। तो उनकी सफलता का जो दूसरा कारण था वह यह था कि इन्होंने ये अपने प्रयोगों में F1 और F2 पीढ़ियों तक पौधों का अध्ययन किया। यह इनकी कार्यविधि का दूसरा प्रमुख बिंदु था। दोस्तों, इनकी कार्यविधि का जो अगला बिंदु है वह है आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना तथा उनका विश्लेषण। आंकड़ों का रिकॉर्ड का मतलब है कि मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी प्रयोग किए, उन प्रयोगों में उनको जो आंकड़े प्राप्त हुए उन आंकड़ों को उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षित रखा, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखा और क्या किया, उन्होंने उसका विश्लेषण भी किया, एनालिसिस भी किया और विश्लेषण करके यह देखा कि उनके प्रयोग में जो रिजल्ट आ रहे हैं वह कहाँ तक सही हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में जो आंकड़े प्राप्त हुए उन आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा और उनका विश्लेषण भी अच्छी तरीके से किया, उस पर विचार विमर्श किया। दोस्तों, इनका जो कार्यविधि का जो अगला बिंदु है वह है शुद्ध नस्ली पौधों का चयन। शुद्ध नस्ली पौधों का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप से ले जाएं। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो प्योर ब्रीड पौधे थे, प्योर ब्रीड पौधों का चयन किया। प्योर ब्रीड या शुद्ध नस्ली का मतलब होता है ऐसे पौधे जो लक्षणों को, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शुद्धता पूर्वक ले जाएं। अर्थात हर एक पीढ़ी में वह शुद्ध बने रहें, अपनी शुद्धता को मेंटेन किए हुए रहें। और इस प्रकार से इनके कार्यविधि का जो अगला बिंदु है वह है पौधों को अलग अलग क्यारियों में बोना। तो मेंडल ने क्या किया कि जैसे अपने प्रयोग में दो तरह के पौधों को लिया, एक जो है मटर के लंबे पौधे थे, एक मटर के बौने पौधे थे और इसके अलावा मटर के पौधे के अन्य लक्षणों को भी इन्होंने ध्यान में रखा था। तो इन्होंने
हर एक पौधे के लक्षणों वाले मटर के पौधों को अलग अलग क्यारियों में बोया। एक खेत में अलग अलग क्यारी बना दिया और मान लीजिए कि एक क्यारी में उन्होंने लंबे पौधों को बोया, एक क्यारी में बौने पौधों को बोया, या इसी प्रकार से अन्य लक्षणों को ध्यान में रख करके पौधों को अलग अलग क्यारियों में बोया। तो इनकी कार्यविधि में यह एक प्रमुख बिंदु था कि इन्होंने पौधों को अलग अलग क्यारियों में उनके लक्षणों के आधार पर बोया। इस प्रकार से इनकी कार्यविधि का जो अगला बिंदु है वह है स्वपरागण रोकने के लिए पुंकेसर का काटना। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है? स्वपरागण का मतलब होता है कि जब एक ही पुष्प में उसके परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसको स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण का मतलब क्या हुआ कि जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो। तो अब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो प्रयोग में तो दो अलग अलग पौधों का आपस में क्रॉस कराना होता है। तो अब अगर जो है इन पौधों में स्वपरागण हो जाएगा तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि चूंकि जो मटर का पौधा होता है वह उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, और द्विलिंगी का मतलब कि एक ही पौधे में उसके नर और मादा जनन अंग पाए जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि जो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है और इसके अंतर्गत जो पुंकेसर आता है, तो इन्होंने क्या किया, पुंकेसर को काट करके हटा दिया। तो जो पुंकेसर को काट करके हटा देंगे, अब उस पुष्प में खाली पुष्प का मादा जनन अंग बचेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, कभी भी उसमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसमें नर जनन अंग रहेगा ही नहीं तो स्वपरागण से कहाँ, स्वपरागण कैसे होगा। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपनी कार्यविधि में स्वपरागण को रोकने के लिए पौधों के पुंकेसर को काट दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रकार से यह इनकी कार्यविधि के कुछ बिंदु थे और यह इनकी सफलता का एक कारण था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे आगे कि विषय वस्तु का चयन। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, अक्सर ये प्रश्न आता है या पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, किसी दूसरे पौधे का चयन क्यों नहीं किया, आम के पौधे का चयन क्यों नहीं किया, या किसी अन्य पौधे का चयन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि इन्होंने अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे का जो बॉटनिकल नेम है पायसम सेटाइवम का ही चयन क्यों किया। तो इस पर कुछ बिंदु हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो बिंदु है कि जो मटर का पौधा होता है यह एक वार्षिक पौधा होता है या एक वर्षीय पौधा होता है। तो दोस्तों एक वर्षीय का मतलब क्या है कि अगर किसी पौधे के बीज को मान लीजिए जमीन में बोया गया तो उस बीज से नया पौधा निकलना, उस पौधे का बड़ा होना, उसमें फूल फल पत्तियों का लगना और जो है फिर उस फल से बीज का प्राप्त होना, ये सारा प्रोसेस अगर एक वर्ष के अंदर समाप्त हो जाता है तो ऐसे पौधों को एक वर्षीय पौधा कहा जाता है। तो मटर का जो पौधा होता है वह एक वर्षीय पौधा है। और अगर आप देखें तो जो मटर का पौधा होता है इसकी जो उम्र होती है यह मुश्किल से 3 से 4 महीने होती है। यानी कि मटर के बीज को बोने से लेकर के उस मटर के बीज से पौधे के तैयार होने में और फिर उस पौधे से नया बीज प्राप्त होने में यह जो है 3 से 4 महीनों का समय लगता है। तो दोस्तों अगर जो है मटर का पौधा 3 से 4 महीनों में तैयार हो रहा है, इसका मतलब है कि हम एक साल में इसके 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो है एक मटर का जो पौधा है उसकी जो पीढ़ी है वह 3 महीने में समाप्त हो रही है, तो इस प्रकार से हम 3 चौक 12 मतलब कि एक साल में हम इसकी 4 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह मटर के पौधे को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। क्योंकि अगर जो मान लीजिए कोई दूसरा पौधा चयन करते, मान लीजिए आम का पौधा चयन करते, तो उसमें प्रयोग करना संभव ही नहीं होता, क्योंकि उसका जो उसमें बड़ा होता, फल लगना, फिर उस बीज को बोना, उससे नया पौधा प्राप्त होना, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो आदमी का लाइफ उतना नहीं होता है। तो ये है कि इन्होंने क्या किया कि एक मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि यह एक वर्षीय पौधा होता है और हम एक वर्ष में इसके 2 से या 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। यह इनके विषय वस्तु का या पायसम सेटाइवम को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद मटर के पौधे के चयन करने का जो दूसरा कारण था वो था उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प या इसको द्विलिंगी भी कहा जाता है, इंग्लिश में बाइसेक्सुअल कहा जाता है। उभयलिंगी का मतलब हुआ कि जब किसी एक ही पुष्प में उसके नर और मादा जनन अंग पाए जाएं, ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है।
तो जो मटर का पौधा होता है यह एक उभयलिंगी पुष्प है, यह एक द्विलिंगी पुष्प है। यह भी मटर के पौधे को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद अगला जो बिंदु है, प्राकृतिक संकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि चूंकि जो मटर का पौधा होता है उसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि उसमें हमेशा स्वपरागण ही होता है। और स्वपरागण के बारे में अभी हमने बताया कि जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो तो उसको स्वपरागण कहा जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से बना हुआ होता है कि इसमें कभी भी संकरण नहीं होता, हमेशा स्वपरागण होता है। तो मेंडल ने जो मटर का पौधा चयन किया उसको चयन करने का एक यह भी प्रमुख कारण था कि इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संकरण नहीं हो सकता है। मतलब जब संकरण होगा, संकरण का मतलब कि जब कृत्रिम विधि से इसमें क्या कराया जाएगा, इसमें परागण कराया जाए, तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संकरण नहीं होता है और कृत्रिम संकरण होता है। यह भी एक मटर के पौधे को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है कि स्वपरागण, समयुग्मजी और शुद्धता। इसका मतलब क्या है? स्वपरागण तो अभी हमने बताया कि जब परागण की क्रिया एक ही पौधे पर स्थित दो पुष्पों के बीच में हो या एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो तो उसको हम लोग स्वपरागण कहा जाएगा। तो मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। अगर इसमें कोई कृत्रिम परागण कराएंगे तो ही होगा, अदरवाइज स्वपरागण होगा। और समयुग्मजी का मतलब क्या है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसमें जो कैरेक्टर होते हैं या जो युग्मक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो उसको समयुग्मजी कहा जाएगा। तो जो मटर का पौधा होता है उसमें वह समयुग्मजी होता है। और शुद्ध नस्ली होता है। शुद्ध नस्ली का मतलब होता है कि यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शुद्धता के साथ ले जाने का काम करता है, तो उसको शुद्ध नस्ली कहा जाता है। इसके बाद मटर के पौधे को चयन करने का जो अगला कारण था वो था कृत्रिम पर परागण द्वारा बने पौधे जननक्षम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कृत्रिम परागण कराया। तो कृत्रिम परागण के बाद इनको उस पौधे से जो बीज प्राप्त हुए उन बीज को बोने से फिर से नया पौधा तैयार हो जाता। तो इस प्रकार से इसको जननक्षम कहा जाता है। जननक्षम का मतलब हो गया कि जिन बीजों में जनन करने की क्षमता हो उनको जननक्षम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस पौधे में मतलब मटर में कृत्रिम पर परागण द्वारा जो बने पौधे होते हैं वह जननक्षम होते हैं, अर्थात उनमें जनन की क्षमता होती है। यह भी मटर के पौधे को चयन करने का एक कारण था मेंडल का। इसके बाद मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण थे जो एक दूसरे के विपरीत थे और इस प्रकार से विपरीत लक्षणों का होना भी मटर के पौधे को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। अब जैसे कि इसमें हम बता देते हैं आपको कि मान लीजिए कि जो मटर का एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। इसी प्रकार से मटर के पौधे के एक प्रकार के जो बीज थे वो गोल और पीले थे तो दूसरे झुर्रीदार और हरे थे। इसमें क्या होता है कि जो मटर का जो लंबापन था तो लंबेपन का लक्षण प्रभावी लक्षण, बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण। तो इस प्रकार से मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस प्रकार से यह भी मटर के पौधों को चयन करने का एक प्रमुख कारण था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने मेंडल की जो कार्यविधि होती है, मेंडल की जो सफलता के जो कारण थे, इन सफलता के कारणों में उनकी कार्यविधि और विषय वस्तु का चयन यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया इस पर चर्चा किया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।